नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये पेपर, इनमें से ज़्यादातर आपको सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे, या तो अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादातर फोकस हमने अर्धवार्षिक को दिया है, और वार्षिक परीक्षा इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। गाइज मैं आपसे वादा करता हूँ, इनमें से आधे से ज़्यादा जो भी हमने जितने भी सवाल आपके लिए लिए हैं, लगभग 18 से 20 सवाल, उनमें से आपको लगभग 12-15 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इस तरीके से ही पेपर बनाया हमने कि कोई भी सवाल पीछे न छूटे। गाइज आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें, पेपर को इग्नोर ना करें। प्लीज़ आप एक नोटबुक पेन लेकर बैठिए, जो भी बड़े बड़े सवाल हैं उनको नोट करती जाइए, फिर पासबुक से याद कर लेना। गाइज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत शानदार तरीके से और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। गाइज अभी से हम कह रहे हैं, गाइज हमारा पिछला अनुभव है, पिछली बार हमने जो भी पेपर बनाया वो सभी के सभी आधे से ज़्यादा सवाल परीक्षा में आ गए थे, और बच्चों ने शानदार तरीके से लिखा और टॉपर आए। अगर आपको कम मेहनत और कम समय में, ठीक है, अच्छे अंक लाने हैं, तो भाई पेपर को पूरी ध्यानपूर्वक देखें, याद करने की कोशिश करें, ठीक है। और गाइस चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाना, ताकि और भी अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना पेपर। गाइस सबसे पहला सवाल है कि सही उत्तर का चयन करना। आपको क्या करना है कि गाइस सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला सवाल ये आएगा। तो गाइस पहला सवाल है कि उचित समय व अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है। गाइस तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंचाई। जब हम फसल को जल देते हैं ना एक समय अंतराल में, तो उसे सिंचाई कहते हैं। सेकंड सवाल गाइज क्या है कि इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, क्या कौन सा है। तो गाइज वो है कौन सा, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक प्रतिजैविक का काम करता है। पूरा ध्यानपूर्वक मैं आपको समझाऊंगा एक शानदार तरीके से। बस बड़े बड़े सवाल है उसे नोट करती जाएगी, बाकी मैं यहीं याद करवा दूंगा आपको। गाइज अगला सवाल है कि नींद में से कृत्रिम रेशम है। गाइज देखो गाइज इसमें थोड़ा का मिस प्रिंट हो गया। नींद में से देखो सभी के सभी मैंने दे दिए है ना, थोड़ा क्या है कि मिस हो गया हमसे। नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर, ये चारों चार ऑप्शन है गाइज, ये कृत्रिम रेशम है। तो आपको ये याद कर लेना कि ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं हमने, ये कृत्रिम रेशम है, ठीक है। नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर। एक एक आपके लिए मौका है कि याद हो जाएगी ये चार ऑप्शन। अगर आपको उदाहरण के तौर पर दे दिए जाएंगे कि कृत्रिम रेशम के उदाहरण लिखिए, तो आपको ही लिखने हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। तो किसको पीट कर गाइज, तो वो होता है गाइज फास्फोरस होता है। फास्फोरस होता है जिसको पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है। तो फास्फोरस, ठीक है। अगला सवाल है गाइज रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। किसकी करनी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला सवाल है कि फास्फोरस बहुत अधातु हैं। तो यहाँ क्या आएगा कि सक्रिय, क्या है, सक्रिय अधातु है। फास्फोरस एक क्या है, एक सक्रिय अधातु है, ठीक है। अगला सवाल है गाइज धातुएं उष्मा और की होती हैं, क्या होती है गाइज, धातुएं उष्मा की, उष्मा और विद्युत, ठीक है। इसकी जगह आएगा विद्युत, यहाँ आएगा विद्युत, और यहाँ आएगा सूचालक होती है। उष्म धातु होती है वो सूचालक होती है, किसकी, उष्मा और विद्युत की। तो यहाँ विद्युत आएगा, यहाँ सूचालक आएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अभिक्रियाशील है। गाइज क्या आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या है गाइज, जो आयरन होता है लोहा, वो कॉपर की अपेक्षा, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। जो लोहा है वो जंग जल्दी लग जाती है पानी और वायु के संपर्क में आने से बजाय कॉपर की। तो क्या है कि आयरन होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा। अगला सवाल है गाइज धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है गाइज, तो धातुएं जो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल, यदि कथन सही है तो टी, और यदि गलत कथन है तो कोष्टक में
F लिखना है, ठीक है। गलत और सही का पहचान करना है आपको इनमें से। पहला सवाल है गाइज, कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो गाइज यहाँ हमने थोड़ा मिस किया है, इसलिए आपको सही या गलत पहचानने के लिए देखो, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यहाँ अगर सजीव आयु होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये गलत है, ठीक है, अभी ये गलत है। अगला सवाल है कि प्रत्येक अंग पुण्य छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। सर बिल्कुल गाइज, जो प्रत्येक अंग होता है हमारा शरीर होता है, सजीवों का शरीर होता है, वो किससे बना होता है? कोशिका से। इसका मतलब ये सही है। क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता, बिल्कुल सही है गाइज, बिल्कुल सही है कि जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। अगला, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं गाइज? देखो गाइज, जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति वह नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। और जो पादप कोशिका होती है उसमें जंतु कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला सवाल है गाइज, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में गाइज। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला सवाल है गाइज, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो गाइज, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? जो भी कारक है इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से कारक है जिससे पौधे की वृद्धि होती है, ठीक है, तो वही कारक आपको बताने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो में जो जिस तरीके से हमने पेपर बनाया है, जिस तरीके से अमल करवा रहे हैं, आपके परीक्षा में 100% सपने की संभावना है। थोड़े कम समय कम मेहनत से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीवों की मुख्य वर्ग कौन कौन से? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन है? सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया गाइज? सूक्ष्म जीवों को गाइज 4 वर्गों में बांटा गया है। देखो सूक्ष्म जीवों में देखो, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। गाइज इन 4 वर्गों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। अगला सवाल है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते? तो गाइज कुछ रेशे वो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि गाइज वो मानव द्वारा एक रसायनों के प्रयोग से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संश्लेषित कहलाते हैं। मतलब अपने हाथों से बनाते हैं, मनुष्य द्वारा हाथों से बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है गाइज, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? जो सोडियम और पोटेशियम गाइज ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है, तत्व होते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। हमने भी ये प्रयोग कर रखा है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में नहीं रखा जाता है तो गाइज ये बहुत ज़्यादा विस्फोट कर जाता है। अगर ये सोडियम को पानी में डालने से एक विस्फोट हो जाता है। हमने भी यही प्रयोग किया था जब हम 12th में थे, ठीक है। तो एक केरोसिन के तेल में रखा था, तो हमने वहीं बाहर निकाल के पानी में डाला तो एक धमाका हो गया, जैसे एक पटाखा कैसे फूटता है बड़े वाला, इस तरीके से ये एक तरीके से विस्फोट हो गया था। तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय, जो हवा में के संपर्क में आने से फूट जाता है। पोटेशियम और सोडियम होता है वो पानी के संपर्क में आने से फूट जाता है। अगला सवाल है गाइज, अज्ञात वर्धनीयता किसे कहते हैं? अज्ञात वर्धनीयता से आप क्या समझते हो? ठीक, अगला सवाल है गाइज, अज्ञात वर्धनीयता से आप क्या समझते हो? तो देखो, धातु का वह गुण गाइज, ठीक है, जिसे पीट कर चादर में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अज्ञात वर्धनीयता। जिसे धातु को पीट कर, धातु का ऐसा गुण है जिसे पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे अज्ञात वर्धनीयता कहते हैं। 10वां सवाल है कि गाइज, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? देखो, जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, समझाना है। बड़ा सवाल है, नोट करते जाइए, पासबुक से अच्छी तरीके से लिखिए। हम यहाँ शॉर्ट रूप से बता देंगे, फिर आप शॉर्ट में लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। बड़े बड़े लिखने हैं आपको बहुत शानदार तरीके से जीवाश्म ईंधन के बारे में, ठीक है। जो मृत वनस्पति और सड़े गले पदार्थों से बनते हैं, जो कुछ सीमित संसाधन कहलाते हैं, जो सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए एक समाप्त होते जाते हैं, ठीक है, कम मात्रा में होते हैं। अगला सवाल है गाइज, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। देखो गाइज, लकड़ी और एलपीजी की तुलना करनी है आपको। क्या करना है कि लकड़ी जो प्रदूषण फैलाती है, एलपीजी होता है प्रदूषण नहीं फैला जी, ठीक है।
तो आपको इन इस तरीके से 4 5 6 पॉइंट आपको इस तरीके से लिखने हैं ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। बहुत शानदार पेपर बनाया हमने एक तरीके से। अगला 12वां सवाल है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उसमें कितने अंतर लिखने हैं? 3 अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो आपको 3 अंतर लिख देने हैं। अगला सवाल है, सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो सजीव होते हैं, जनन क्यों करते हैं? तो हम सबको पता है कि जनन क्यों आवश्यक है। अपनी जो वंशवृद्धि को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जनन करना पड़ता है, निषेचन होता है, उसके बाद जनन होता है। सब कुछ प्रक्रिया एक लंबी चौड़ी है, आप उसे नोट कर देना, फिर पासबुक से अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगला सवाल है कि मनुष्य में निषेचन के प्रकारों को समझाना है। निषेचन कैसे होता है? देखो, नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। दोनों के संलयन, दोनों जब मिलते हैं ना, दोनों का संलयन होता है, तब क्या कहलाता है? एक निषेचन कहलाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक विभाजित होकर युग्मनज का निर्माण करके एक भ्रूण विकसित करता है। और जो भ्रूण होता है वो फिर धीरे धीरे जो अंडवाहिनी से होते हुए गाइज सीधा गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, फिर वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक भ्रूण एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक सब कुछ एक अच्छी तरीके से आपको समझाना है पॉइंट टू पॉइंट, तो ही आपको शानदार नंबर मिलेंगे। एक ही नोट करते जाइएगा। अगला सवाल है कि वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र हैं। तो घर्षण होता है किस प्रकार शत्रु है और मित्र दोनों हैं, इस तरीके से आपको वर्णन करना है। घर्षण बल होता है वो। अगला सवाल है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करना है। देखो, ऋतुस्राव क्या होता है? रजोधर्म जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और शॉर्ट रूप में इसे कहते हैं जब एमसी, जिसे कहते हैं एमसी, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो हर एक 28 दिन का एक पीरियड होता है इनका। ठीक है, जब निषेचन नहीं होता है तब ये ऋतुस्राव होता है। निषेचन न होने की अवस्था में क्या होता है? अंडाणु फूटकर रक्तस्राव के रूप में शरीर की योनि के मार्ग से ये बाहर आता है, जिसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, रजो निवृत्ति या आवर्त चक्रण कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज मत होना, कोई भी आपको आ जाए तो नाम लिख देना। ठीक है, ये है ऋतुस्राव। ठीक है, अगला सवाल है गाइज, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट क्या करना है? संकटापन व विलुप्त स्पीशीज किसे कहते हैं? संकटापन वह होता है गाइज जो संकटापन जंतु वे होते हैं जो संकट की स्थिति में, मतलब जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उसकी पूरी संभावना है कि समाप्त हो सकते हैं। इसका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो ये समाप्त हो सकते हैं। और जो ये विलुप्त का मतलब होता है कि विलुप्त हो चुके हैं, जैसे अभी फिलहाल चीते जो हमारे भारत से विलुप्त हो चुके हैं, जो दूसरे देशों से अभी 8-10 चीते लाए गए हैं, तो ये विलुप्त प्रजाति हैं जो विलुप्त हो चुकी है, गायब हो सकती है, नष्ट हो चुकी है। ठीक है, अगला सवाल है कि वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताइए। देखो, वनस्पति जात क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाती है, और एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राणी जब पाए जाते हैं एक विशेष क्षेत्र में, तो वो क्या कहलाता है? प्राणी जात कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको एक सही तरीके से समझा दिया है, बहुत आसान भाषा में। फिर भी आपको अगर डाउट लगे तो गाइज एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जो गाइज प्रतिजैविक का मतलब होता है जो ऐसी औषधियाँ जो हमारे रोगाणुओं को नष्ट करती है, सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, वैसी औषधियाँ प्रतिजैविक कहलाती हैं। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए कि प्रतिजैविक मतलब एक्सपायर डेट वाली ना हो, या एक तरीके से अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा लिखना देना। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट लिख देना। तो यहाँ दे रखा है हमने, जैसे प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक सकती है, इस प्रकार की औषधि जो क्या कहलाती है? प्रतिजैविक कहलाती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो पहले सवाल आ चुका है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक हैं। वे रक्त के अंदर की शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। ठीक है, और प्रतिजैविक सावधानी क्या बरतनी है आपको कि प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श दी गई दवाओं का
उपयोग करना चाहिए। और सर्दी जुकाम व फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। तो मैंने गाइस आपको शानदार तरीके से एक मोस्ट महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा सवाल आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ, एक बार और दोबारा वीडियो देख लेना तो आपको अच्छी तरीके से यहीं पर पूरा पेपर याद हो जाएगा। आपको कहीं और नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही मैंने आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो गाइज चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाना चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भी नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दूसरा पेपर अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर ये अपलोड कर दीजिएगा, तो हम उसे तुरंत अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।